सीटेट सितंबर 2025। सीटेट सितंबर 2025 के लिए चक्रव्यूह बैच चल रहा है और इस चक्रव्यूह बैच में डेली 8 बजे शाम में हम लोग करते हैं 30 सीडीपी का सवाल का प्रैक्टिस जो अभी चल रहा है। और इसमें टोटल जो सीरीज है वो कितने क्वेश्चन का सीरीज है? 300 क्वेश्चन का सीरीज है, जिसमें से मैक्सिमम क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वह क्वेश्चन है जो सीटेट में बार बार रिपीट किया गया है। तो इस क्लास को अगर आप इस 10 वीडियो को और 300 क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हो तो सीडीपी में आपका 30 में 30 आने से कोई नहीं रोकेगा। तो और क्या करेंगे? डेली क्लास जो कर रहे हैं लोग, वो सभी लोग जान रहे हैं कि एक एक ऑप्शन का हम लोग एनालाइज करते हैं और साथ में सीखते हैं ट्रिक नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स का, यानी कि इसको कैसे डील किया जाए इसको सीखते हैं। तो ये सारी बात हो गई। तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, डोंट स्किप, और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि मेहनत लगता है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल क्या है समझेंगे। किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है? इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड या एडोलेसेंस? देखिए, ऑप्शन को अगर सही लगाने नहीं आ रहा आपको तो सबसे पहले गलत ऑप्शन को काटना या छांटना स्टार्ट कीजिए। अगर इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो मेक बिलीव प्ले ब्लॉसम्स एंड सपोर्ट्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट इज इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड या एडोलेसेंस। तो सबसे पहले ऑप्शन को काटिए। क्या बोल रहा है? प्रतीकात्मक खेल। प्रतीकात्मक खेल वैसा खेल जिसमें जो है ना प्रतीक के माध्यम से बच्चा कुछ सीख रहा है। तो सबसे पहले तो किशोर अवस्था काट दीजिए, क्योंकि किशोर अवस्था जो होता है 11 साल से ऊपर का होता है और इसमें प्रतीकात्मक खेल नहीं खेला जाता है। और 7 से 11 वर्ष की आयु जो होती है मिडिल चाइल्डहुड होती है, जिसमें प्रतीकात्मक खेल नहीं खेला जाता है। और इन्फेंसी 0 से 2 साल का वर्ष होता है, जिसमें 0 से 2 वर्ष वाले में बच्चा किसी भी तरह का खेल नहीं खेलता है, बल्कि अपना जो सूक्ष्म गतिक कौशल और स्थूल गतिक कौशल को सीखता है ना, ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स को सीखता है 0 से 2 वर्ष में। बच गया कौन? अर्ली चाइल्डहुड। तो अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा प्रतीकात्मक खेल खेलना सीख जाता है। तो आपको इसमें याद रखना है कि अर्ली चाइल्डहुड जो होता है वो 2 साल से 7 साल का टाइम पीरियड होता है। ठीक है, ये हुई आपका सही आंसर। कमेंट करते रहना अपने आंसर को भी, हम थोड़ा थोड़ा आपको टाइम देंगे। ठीक है, और होता है ऐसा कि हम टाइम नहीं दे पाते, लेकिन टाइम देंगे। 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है? संभावित कारणों और उनके प्रभावों की परिकल्पना कर सकती है, घटनाओं की वैज्ञानिक रूप से जांच करने के लिए जटिल प्रयोगों की योजना बनाना, या फिर प्रतीकात्मक और अमूर्त तर्कीकरण या लक्ष्य निर्देशित व्यवहार व प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत कर सकती है। 5 साल की बच्ची क्या क्या करेगी? 5 साल की बच्ची है यानी कि 2 से 7 साल के अंदर है, तो वो क्या क्या कर सकती है? अगर इंग्लिश में पढ़ा जाए तो इनिशिएट गोल डायरेक्टेड बिहेवियर एंड एंगेज इन सिंबॉलिक प्ले, या डू सिंबॉलिक एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। देखो, प्रतीकात्मक ये और अमूर्त तर्कीकरण, प्रतीकात्मक तर्कीकरण करेगी लेकिन अमूर्त तर्कीकरण नहीं करेगी, है ना, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा 5 साल का है, तो कौन सा एज में है? अर्ली चाइल्डहुड में। तो प्रतीकात्मक तर्क तो करेगी लेकिन अमूर्त तर्कीकरण यानी कि अमूर्त चिंतन नहीं करेगी। यानी कि अमूर्त और मूर्त समझिए, अमूर्त और मूर्त समझिए। देखिए, 2 बच्चा है, एक है, एकदम ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हम जो आपको बता रहे हैं सीडीपी में ना, एकदम पॉइंट टू बी पॉइंट बता रहे हैं, यानी कि सीधा टारगेट में बता रहे हैं, इधर उधर की बात नहीं। ठीक है, 2 बच्चा है, एक बच्चा है 2 से 7 साल का बच्चा और एक बच्चा 7 से 11 साल तक का बच्चा। ठीक है, बच्चा 2 से 7 साल का है तो इसे मूर्त चिंतन करेगा। मूर्त चिंतन मतलब कि बच्चा जो भी सामने चीज रखी है उसको पकड़ेगा। जैसे मान लो कि एक डैश रखा हुआ है ना, एक डस्टर रखा हुआ है, इसको बच्चा पकड़ लेगा। लेकिन अगर बच्चा को ये बोला जाए कि रेक्टेंगुलर क्या होता है, अमूर्त रूप से सोचे, खाली सोचे, तो वो सोच नहीं सकता है। जबकि 7 से 11 साल का बच्चा जो है सोच सकता है, यानी कि इसको भूत के बारे में पढ़ा दो पढ़ लेगा, इसको भूत के बारे में पढ़ा दो पढ़ लेगा। ऐसे तो भूत होता नहीं है, एंजल के बारे में पढ़ा दो पढ़ लेगा, है ना। या फिर इमेजिन करने के लिए बोल दो कि अगर ऐसा होता तो वो सोच लेगा। अमूर्त जो सामने नहीं हो, प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो, सिर्फ सोचा जा सके। अमूर्त जो प्रत्यक्ष रूप से हो। ठीक है, बात समझ में आया? तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा डी, क्योंकि संभावित कारणों और उनके प्रभावों की परिकल्पना ये तो करेगा नहीं, क्योंकि ये तो हाइपोथेसिस लगाना तो किशोर अवस्था की बात हो गई। अब प्रतीकात्मक अमूर्त वर्गीकरण ये भी हम काट ही दिए, क्योंकि ये तो इस एज में आएगा नहीं, क्योंकि ये जाता है 7 से 11 वर्ष वाले एज में। समझो, एकदम ऑपरेशन हो रहा है क्वेश्चन का, और फिर भी आप लोग क्या करते हो? सब्सक्राइब नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो और लाइक नहीं करते हो, और वीडियो बनाने का कभी कभी मन नहीं करता है, क्योंकि आप लोगों का जब तक सपोर्ट नहीं होगा तो कहां से हम इसमें मोटिवेट होंगे।
यूट्यूब तो ऐसे भी पीछे लगा हुआ है, जितने भी बड़े सब्सक्राइबर हैं उनको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो क्या होगा। जितना हो सके ज्यादा शेयर करो, कम से कम एक एक वीडियो पे जो है 1 के जो है व्यू जाना चाहिए। प्लीज शेयर कर दो। घटनाओं की वैज्ञानिक रूप से जांच करने के लिए जटिल प्रयोगों की योजना। देखिए जटिल प्रयोग मिडिल स्कूल में यानी कि 1 से 8 तक का आप सीटेट पढ़ रहे हैं, जटिल प्रयोग नहीं करना है, सरल प्रयोग करना। तो यहाँ पर बी तो गलत हो ही गया, आंसर कौन सी बच गया, डी। तो डी इज राइट आंसर, ठीक है। और सच भी बात है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार तो करता ही है और प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत करता ही है, क्योंकि प्रतीकात्मक इससे पहले वाले सवाल में भी हम किए थे, और यहाँ पर भी बताया कि प्रतीकात्मक खेल करेगा। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार क्या मतलब, गोल ओरिएंटेड मतलब क्या, मान लिया कि एक दीवार है और इसके पीछे आपने बॉल रख दिया, अब उसको लक्ष्य दे दो कि इस बॉल को लाना है, किसी तरह से बच्चा पहुंचेगा दीवार के पीछे लेके चला आएगा, चाहे दीवार के पीछे कहीं भी रख दो। तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार तो ये करता ही है, ठीक है, डी। एक क्वेश्चन में इतना टाइम देना नहीं चाहिए, लेकिन दे रहे हैं इसलिए क्योंकि कम से कम इसके वजह से ही आप लोग सपोर्ट करो, इसके वजह से ही शेयर करो, इसके वजह से ही ग्रुप में शेयर कर दो, इसके वजह से ही कम से कम पूरी पूरी प्लेलिस्ट देखो। खैर हम जान रहे मेहनत का हमको क्या रिजल्ट मिलेगा, बहुत मेहनत लगता है, बहुत बहुत मेहनत लगता है। अभी पीपीटी तैयार कर रहे हैं ईवीएस का, अभी ईवीएस का पीपीटी तैयार कर रहे हैं और ईवीएस का क्लास लाएंगे, तो उसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तब तो लाएंगे। पूरा खाटी एनसीईआरटी होगा, ईवीएस में है ना खाटी एनसीईआरटी, पूरा खाटी खाटी मतलब कि 3, 4, 5 का एनसीईआरटी, उसके बाद 6, 7, 8 का साइंस का एनसीईआरटी का बुक पढ़ा करके और उससे रिलेटेड क्वेश्चन किया जाएगा। तो ये चीज जो है यूट्यूब पर बहुत कम मिलेगा और भी फ्री है, कोई पेड कोर्स कोई कुछ नहीं, और फ्री नोट्स देने का भी हमने वादा कर रखा है। तो थोड़ा सा सपोर्ट करो। निम्नलिखित में से किसने जोर दिया कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता है। निम्नलिखित में से किसने जोर दिया है कि व्यक्तिगत विकास को, व्यक्तिगत मतलब कि इंडिविजुअल डिफरेंस को, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना यानी कि सोशल और कल्चरल रिस्पेक्ट के बिना नहीं समझा जा सकता है। तो यहाँ पर सामाजिक और सांस्कृतिक जहां भी आएगा जनाब वाइगस्की साहब हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा ए वाइगस्की। जिन पियाजेट बीएफ इसके ना लॉरेंस कोलबर्ग आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट, वो ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुरंत आंसर बता दे रहा है, टाइम देंगे, ठीक है। अरे बर्दाश्त नहीं होता है, आप लोग टाइम लगाते हो कमेंट करते नहीं हो, हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देते हैं कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है क्या नहीं। लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास का 3 चरण दिया और 6 फेज दिया, ठीक है, 6 स्टेज दिया। तो 6 स्टेज और 3 लेवल में यहां पर पूछ रहा है कि नैतिक विकास के किस स्तर पर, किस लेवल पर जो है व्यक्ति ये आर्ग्यू करता है कि ओनली सोसाइटी एंड इंडिविजुअल कैन डिटरमाइन व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, है ना। किस स्तर पर बच्चा किस स्तर पर होता है, जिस समय बच्चा ये जानता है कि सिर्फ जो है केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही और क्या गलत। ऑप्शन बोले, ऑप्शन बोलते हैं, चलिए ऑप्शन बोलते हैं। आज्ञा पालन और दंड अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, आधिकारिक और सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। देखो यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल इसमें नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल में समाज से कोई मसला नहीं है, ठीक है। आज्ञा पालन में बच्चा जो है ओबीडियंस और आज्ञा पालन करता है, पनिशमेंट के डर से कुछ ना कुछ काम करता रहता है, ये दोनों खत्म हो गया। अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनना चाहेगा, उसमें समाज से कोई मतलब नहीं है, बच्चा खुद अच्छा और अच्छी बनना चाहता है, ये खत्म हो गया। अब देखो यहां लिखा हुआ है कि आधिकारिक एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था, यानी कि इस व्यवस्था में बच्चा ये समझता है कि अगर हम ये काम करेंगे तो हमको जो है समाज में लोग गलत समझेगा, तो सामाजिक ऑर्डर को मेंटेन करता, तो सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो हमारे पास माइक जो है वही है, और उसमें आवाज जो है बहुत ज्यादा टोन बढ़ा करके या बहुत ज्यादा नहीं आता है, और हम लड़का है तो लड़के वाली आवाज आएगी, घरघराहट होगा ही, है ना। और ये यूट्यूब पर देखा जाता है कि मैम लोग हैं तो उनका जो सब्सक्रिप्शन है जल्दी बढ़ता है, अगर मैम है और अच्छा सा थंबनेल डाल दी है तो बहुत जल्दी सब्सक्राइब और व्यू आ जाएगा, है ना, अपना फोटो के साथ अगर वो डाल दी तो। और सर हैं लाख कंटेंट दे दें तो पता नहीं क्या हो जाता है, खैर जो भी हो हम तो मेहनत करेंगे, बाकी आप लोग मोटिवेशन देते रहो। एक समावेशी कक्षा यानी कि इंक्लूसिव क्लासरूम, इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन, तो सूचना को किस तरह से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। देखो सूचना को कभी भी ज्ञान नहीं मानना, ये बात जान लो, एनसीएफ कहता है कि सूचना को ज्ञान नहीं मानना है, तो किस तरह से जो है आपको रिप्रेजेंट करना सूचना को, केवल शाब्दिक रूप में, केवल दृश्य रूप में, केवल मौखिक रूप में, या बहुत
बहुल रूप में। देखो केवल 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 तो काट ही दो, एक ही रूप नहीं, क्योंकि क्लास कैसा इंक्लूसिव है, तो सही आंसर हो जाएगा डी। डी। क्लास छोटा करने के लिए ऐसे ऑप्शन लगा करके तुरंत टिक लगा के आगे बढ़ते हैं। बाकी आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, जहां भी हो वहां प्रैक्टिस करो। शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है? चलिए इंग्लिश इसको पढ़ देते हैं। अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी पॉलिसी ऑफ एजुकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सजेस्टेड मॉडल्स ऑफ स्कूलिंग फॉर चिल्ड्रेन विद डिसेबिलिटी, है ना। चिल्ड्रेन विद डिसेबिलिटी के लिए शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार कौन सी शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है? बताइए। ऐसे बच्चे जो अपंग हैं, जो डिसेबल हैं, किसके लिए? केवल व्यावसायिक शिक्षा, क्या ये होगा? इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा ये होगा? अलगाववादी शिक्षा ये होगा? या इंटीग्रेटेड एजुकेशन, सम्मिलित एकीकृत शिक्षा, क्या ये होगा? बताइए क्या होगा? 6 का रुक तो गए, बताइए अब। देखो ओनली वोकेशनल होगा नहीं, केवल व्यावसायिक शिक्षा आपको नहीं देना है, और केवल लगाव भी है। अलग अलगाव वाला भी नहीं होगा, क्योंकि सेपरेट अलग अलग कर दीजिएगा तो फिर दिव्यांग बच्चे को ऐसा फील हो जाएगा कि वो दिव्यांग है। ऐसा नहीं करना है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए सम्मिलित एकीकृत शिक्षा नहीं होगा, है ना। एकीकृत मतलब एक ही तरह के सभी दिव्यांग को इकट्ठे करके, तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। इंक्लूसिव एजुकेशन इज राइट आंसर, बी आंसर इज राइट आंसर, ठीक है। समावेशी शिक्षा मोस्टली टाइम जो है सीटेट की गर्लफ्रेंड है। समावेशी शिक्षा क्या है? सीटेट की गर्लफ्रेंड है। मैंने इससे पहले भी कई क्लासों में बता दिया है कि सीटेट की गर्लफ्रेंड कौन है, जीएफ कौन है। तो समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा जहां होगा वहां ज्यादातर चांसेस है कि पॉजिटिव क्वेश्चन में वो आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। ब्लैंक्स बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। स्कूल, धार्मिक संस्थान, जनसंचार या फैमिली। देखो प्राइमरी बोला है, प्राथमिक बोला है तो फैमिली हो जाएगा। सेकेंडरी बोलता तो स्कूल हो जाता, है ना। और थर्ड बोलता तो मास मीडिया हो जाता। तो आंसर सही हो जाएगा फैमिली, डी। चलिए हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि कक्षा में कोई बच्चा सहकर्मी समूह के स्वभाव, इरादों और मनोदशा के प्रति उचित प्रतिक्रिया देने में सक्षम है, तो वह किस प्रकार की बुद्धि रखता है? देखिए हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि का सिद्धांत, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया हार्वर्ड गार्डनर ने। तो बोल रहा है कि इफ अ चाइल्ड इन द क्लासरूम इज एबल टू रिस्पॉन्ड appropriately to the temperaments, intentions and moods of peer group, है ना। यानी कि जो प्रतिक्रिया बच्चा दे रहा है, बच्चा इस लायक है, यानी कि इस सक्षम है, एबल है कि किसी अपने दोस्त के, सहकर्मी के समूह के दोस्त के स्वभाव, इरादों और मनोदशा के अकॉर्डिंग अपना रिएक्शन दे सके। मान लिया कि किसी बच्चे का मूड ऑफ है, इस पर गुस्सा कर रहा, तो ये भी गुस्सा करे या ये भी उस पर रिएक्ट कर सके। तो बताइए कि हार्वर्ड गार्डनर के किस बुद्धि के स्तर पर यह बच्चा है, अगर ऐसा कर रहा है तब। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस ऐसा पर है, या अंतर व्यक्तिक पर ऐसा पर है, या अंतर व्यक्तिक पर है, या ऐसा पर है, या संगीतीय बुद्धि पर है। देखो म्यूजिकल इंटेलिजेंस तो इसमें होगा नहीं, क्योंकि संगीत से रिलेटेड है। अब इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और बॉडीली काइनेस्थेटिक, इसमें तीनों से कोई एक होगा, इसमें तीनों में से एक होगा। देखो दूसरों की मनोदशा पहचानना, क्या बोल रहा है? कोई बच्चा सहकर्मी समूह के स्वभाव, इरादों और मनोदशा की प्रति उचित प्रतिक्रिया देने के लिए, और दूसरों की अरे मनोदशा, तो इंटरपर्सनल यहाँ पर सही आंसर होगा, सी। सही आंसर इज सही, है ना। म्यूजिकल इंटेलिजेंस इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। इंटरपर्सनल दूसरों की मनोदशा के अनुसार रिएक्ट करना, और इंटरपर्सनल खुद की मनोदशा। चलिए रीजन असर्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीटेट में कई कई बार रीजन असर्शन पूछा गया है और इस बार भी पूछा जाएगा, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको बोलिए, ठीक है। चलिए रीजन पढ़ते हैं, असर्शन पढ़ते हैं, रीजन पढ़ते हैं। इसका ट्रिक है, ट्रिक क्या है? दोनों पढ़ो, ऑप्शन मत देखो, दोनों पढ़ो, ऑप्शन मत देखो, फिर देखो कि कौन सही है और कौन गलत है। और ये तब समझ में आएगा जब आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा सीडीजी में, ठीक है। और फिर रिलेट करो कि क्या रीजन असर्शन से रिलेट है कि नहीं, ठीक है। रीजन असर्शन का भी स्पेशल क्लास आएगा, घबराइए नहीं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक को विद्यार्थी को उनकी भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं को साझा करने का अवसर देना चाहिए। शिक्षक अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक को विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं को साझा करने का अवसर देना चाहिए। क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। एक अच्छा टीचर का यह पहचान है कि बच्चे के अंदर कौन सा मिसकंसेप्शन है, और वैकल्पिक अवधारणा, और किस किस विषय में बच्चा जो है अपना ऑप्शनल कंसेप्ट बना लिया है, इसको बताए टीचर को, इसके लिए उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी दी जाए।
स्टूडेंट को अच्छी अपॉर्चुनिटी दी जाए। फॉर एग्जाम्पल, हम आपको पढ़ा रहे हैं और आपके अंदर ये भ्रांति फैल गई है कि सीटेट में कभी भी 100 नंबर पार नहीं होता है, ठीक है। और फिर दूसरा अवधारणा आप ये बना लिए हैं कि सीटेट एक बार में पार नहीं होता है। तो आप हमको बताइएगा तब तो पता चलेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको अवसर देंगे। अवसर मतलब कि आपको अपॉर्चुनिटी देंगे। तो आप कमेंट में बताओगे कि हाँ सर ऐसा हम सोचते हैं, फिर जा करके हम रेमेडी करेंगे, यानी कि इसका इलाज करेंगे, ठीक है। बताओ तो कौन कौन ऐसा सोचता है कि एक बार में नहीं सीटेट पास होता है। भ्रांतियां और वैकल्पिक अवधारणाएं हमेशा आधारहीन होती है और सीखने की प्रक्रिया में महत्वहीन होती है। देखो, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही था, लेकिन ये बोल रहा है कि मिसकंसेप्शन और वैकल्पिक अवधारणा हमेशा आधारहीन होती है। हमेशा आधारहीन नहीं होती है ना, बल्कि हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, जरूरी होती है। तो बताइए कि इसमें से क्या, पहला तो गलत, पहला तो सही हो गया, दूसरा गलत हो गया। तो बताइए कि कौन सा ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। क्या ए और आर दोनों ट्रू है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का? गलत। ए सही है लेकिन आर गलत है। बोथ एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट नहीं, बोथ कैसे सही है, आर तो गलत है, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। यस, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, सी आंसर इज राइट आंसर। देखो कितना इजीली डील कर लिए। और इसी में आप लोग को दिक्कत होता है और ये बहुत टाइम लेता है रिवीजन सेशन। अधिगम असहायता लाचारी तब महसूस होती है जब एक विद्यार्थी यह मानता है कि क्षमता में सुधार हो सकता है और उसका ध्यान महारत के लक्ष्यों पर केंद्रित होता है, या प्रयास क्षमता को प्रभावित करते हैं और उसका ध्यान प्रदर्शित लक्ष्यों पर केंद्रित होता है, या शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम नियंत्रणीय होते हैं, या शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम अनियंत्रित होते हैं। कब? सवाल समझ गए आप? अधिगम असहायता लर्निंग हेल्पलेसनेस अक्यूज व्हेन स्टूडेंट्स बिलीव दैट, अधिगम असहायता और लाचारी कब महसूस होती है? बताइए, 10 का आंसर बताइए, बताइए। सही आंसर होगा शैक्षणिक गतिविधि के परिणाम अनियंत्रित होते हैं, जब आउटकम्स ऑफ एकेडमिक एक्टिविटीज आर इनकंट्रोलेबल, यानी कि जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हम आपको पढ़ाए हैं, उसका जो रिजल्ट आए तो ऐसा है जो अनियंत्रित हो, यानी कि जो मेरे नियंत्रण में ना हो। यानी कि हम पढ़ाए सीडीपी इतना मेहनत करके, अब आपका सीडीपी में आए 9 नंबर, तो उस हिसाब से तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना चाहिए, अनफॉलो कर देना चाहिए, है ना। अनफॉलो से याद आया, अब आप हमें फेसबुक पर भी मिल सकते हैं, एफबी पर। एफबी पर भी हमारा पेज है सार अकेडमी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद की ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है। शिक्षिका द्वारा किया गया यह कार्य, टीचर बहुत चालाक है, चाहती है कि सिलेबस कंप्लीट जल्दी हो जाए, इसलिए बच्चे से इजी इजी सवाल पूछती है। जबकि ऐसा करना टीचर के लिए बहुत गलत है ना, सिलेबस खाली ये करने के लिए। और कुछ कुछ देखो ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ तो टीचर ऐसे होते हैं कि अगर बच्चा बैठा हुआ है, ऐसे बैठा हुआ है और आगे बैठा हुआ है, तो आगे का जो दूठो बच्चा है ना, उसी से बार बार सवाल पूछेगा और ये बता देगा, बस सिलेबस को आगे लेके चल जाएगा। देखो ये बता न दिया, देखो तुम लोग नहीं पढ़ते, पीछे वाले को कोसेगा। तो ऐसा टीचर के अंदर एबिलिटी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा शिक्षिका कर रही है, फीमेल टीचर। देखो फीमेल टीचर ऐसा करती है, अपनी नहीं, ऐसा नहीं है, अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है। तो पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु न्याय उचित है, क्या यह सही है क्योंकि सिलेबस पूरा करना है? यह दर्शाता है कि शिक्षिका में अपनी कक्षा के श्रेष्ठ बच्चों को पहचानने का अच्छा कौशल है। यह ये शो करता है कि शिक्षिका बहुत अच्छी है और वो पहचानती है कि सबसे अच्छा स्टूडेंट मेरा कौन है। क्या ये शो करता है कि विद्यार्थी को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करता है, यानी कि जो टीचर है वो विद्यार्थी के इक्वल अपॉर्चुनिटी से बच्चे को डिप्राइविंग कर रहा है, यानी कि अब्सेंस कर रही है, या फिर सभी विद्यार्थी के समान सम्मिलन को सुनिश्चित करने में प्रभावशाली होता है? देखिए, ये डी गलत है, सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। और ए और बी भी गलत है, क्योंकि ए और बी सही है, यानी कि पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव है तो इसलिए ये गलत है, क्योंकि काम ही शिक्षिका जो है निगेटिव कर रही है, क्वेश्चन ही निगेटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव गलत। निगेटिव ऑप्शन यहाँ है, निगेटिव ऑप्शन यहाँ है कि विद्यार्थी को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित वंचित कर रही है, यानी कि विद्यार्थी को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही है, खाली तेज तेज बच्चा को पढ़ाती है, बेवकूफ कहेगी, एकदम बकलोले है। अब नहीं, ऐसा खाली फीमेल टीचर नहीं, मेल टीचर भी करते हैं। ब्लैंक्स और ब्लैंक्स, यानी कि खाली जगह और खाली जगह बच्चों के समाजीकरण के द्वितीय कारक है। सेकेंडरी सेकेंडरी एजेंसी कौन है? बताइए। फैमिली नेबरहुड, फैमिली तो प्राइमरी है, तो ये गलत हो गया। रिलीजन ऑफ पेरेंट्स, धर्म अभिभावक, स्कूल रिलीजन, स्कूल और रिलीजन, या फैमिली और स्कूल? तो फैमिली और स्कूल तो काट ही दीजिए। अब बताइए सेकेंडरी में कौन होगा?
फैमिली फैमिली प्राइमरी है तो इसलिए फैमिली फैमिली नहीं होगा। ये तो आसान है, आप लोग कमेंट कर सकते हो। स्कूल सेकेंडरी और रिलीजन सेकेंडरी है, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा स्कूल। देखो यहाँ रिलीजन था लेकिन पेरेंट्स था इसलिए इसको नहीं लगा, पेरेंट्स प्राइमरी होता है। जिन पियाजे आ गए, जिन पियाजे सीटेट में बार बार सवाल जिन पियाजे से आता है, लेवेगस्की से, स्किनर से, अल्बर्ट बंडूरा और नॉम चॉम्स्की, सब सब सीटेट में पूछा जाने वाला सवाल है। तो जिन पियाजे को भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जान लीजिए क्योंकि ये सीटेट में 3 नंबर 4 नंबर पूछा ही जाएगा। जिन पियाजे का कंटेंट वीडियो बना हुआ है, जाके प्ले लिस्ट में देख लो। जिन पियाजे के सेनात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में करते हैं? संवेदी पेशी अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक में, मूर्त संक्रियात्मक में, अमूर्त संक्रियात्मक में। संरक्षण, वस्तुओं का संरक्षण किस अवस्था में बच्चे करने लगते हैं? सही आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा जो है करने लगता है, जो 7 से 11 वर्ष का अवसर एज होता है, उसमें बच्चा जो है मूर्त रूप से सोचता है और संरक्षण करता है। गुणज वैकल्प, गुणज वैकल्प देखिए कल ही हम पढ़ाए हैं लर्निंग डिसेबिलिटी, कल पढ़ाए हैं आपको 8 बजे लर्निंग डिसेबिलिटी। कल ये नहीं आया था चक्रव्यूह बैच का क्लास, तो कल के क्लास में हमने लर्निंग डिसेबिलिटी पढ़ाया जिसको लोगों ने शेयर भी नहीं किया, और फिर लर्निंग डिसेबिलिटी का सवाल आ गया। बताइए कि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो इस एमसीक्यू में कैसे डील करोगे? चलो, टू सपोर्ट इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया से रिलेटेड बच्चे को कैसे सपोर्ट दोगे? ठीक, पूर्ण करने के लिए सख्त समय बाध्यता निश्चित करना। चलो एक वर्ड मिल गया नेगेटिव, सख्त। विद्यार्थी को दृश्य आधारित परिकलन, कैलकुलेटर और गणित संबंधी प्रयोज्यता उपलब्ध करवाना, या करवाइएगा तब डिस्कैलकुलिया ठीक हो जाएगा। या पाठ्यांश में मौजूद प्रसंगोचित जानकारी को निष्प्रभ ढकने करने के लिए अतिरिक्त विषय वस्तु जोड़ देना। या फिर अगर हिंदी का वर्ड नहीं समझ में आएगा तो इंग्लिश पढ़ेंगे। विद्यार्थी के अधिगम के आकलन के लिए सिर्फ मानकीकृत तरीका, देखो सिर्फ काट दो अब मानकीकृत दोनों निगेटिव है तो डी तो कट गया, अब और डी कट गया, ए कट गया क्योंकि यहां भी स्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, ए कट गया। अब कैलकुलेटर अब दोगे या फिर इंक्लूड एडिशनल कंटेंट टू ओवर शेडो रिलेवेंट टू टेक्स्ट कंटेक्स्ट? हमारे हिसाब से कैलकुलेटर नहीं देना, सही आंसर ये होगा सी, क्योंकि इंग्लिश का जब पढ़ेगा तो समझ में आ जाएगा कि एडिशनल कंटेंट लगाइए जिससे बच्चा जो है कंटेंट को ढंग से पढ़ सके। तो सी आंसर इज राइट आंसर, डिस्कैलकुलिया ऐसे ठीक होगा। एक दृष्टि बाधिता वाले विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं है? क्वेश्चन निगेटिव है, ऑप्शन भी निगेटिव खोजिए। स्पर्श ग्लोब, ये तो दृष्टि बाधिता है यानी कि देख नहीं सकता बच्चा। दृष्टि बाधिता मतलब क्या? देख नहीं सकता है। तो स्पर्शी ग्लोब यानी कि ग्लोब को छुएगा तो कुछ ना कुछ पढ़ ही लेगा, ये तो अच्छी बात है, ये तो पॉजिटिव है। चलिए, बुक्स विथ स्मॉल प्रिंट, छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें, हो सकता है यही आंसर सही होगा क्योंकि नहीं पूछा गया है। स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर, हाँ ये दृष्टि पठन सॉफ्टवेयर, ये भी सही है, पॉजिटिव है। ब्रेल लिपि तो बहुत अच्छी बात है दृष्टि बाधिता के लिए, यह भी पॉजिटिव है। सही आंसर हो जाएगा बी क्योंकि ये नेगेटिव है। छोटा छोटा अक्षर वाला बच्चा कहाँ से पढ़ेगा? खुद बच्चा जो है नहीं देख सकता है तो छोटा अक्षर वाला कहाँ से पढ़ेगा? तो सही आंसर वही हो गया। आ गया रीजन एसोसिएशन, सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन, और सीटेट में बार बार फंसाने वाला क्वेश्चन और सबसे ज्यादा टाइम टेकन करने वाला क्वेश्चन, लेकिन हम लोग इसको धुआं धुआं उड़ा देंगे। एक भी रीजन एसोसिएशन नहीं गड़बड़ाएगा, और रीजन एसोसिएशन का क्लास बहुत जल्द आने वाला है। बस छोटा सा रिक्वेस्ट कि चैनल को आप लोग ग्रोथ करवा दो, ठीक है, शेयर कर दो जितना हो सके, शेयर कर दो, कमेंट करो, एक एक ऑप्शन को कमेंट करो। जो भी नए व्यूअर्स है सब्सक्राइब करो, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उसके लिए थैंक यू। भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करवानी चाहिए। ठीक, ये तो अच्छी बात है। एक टीचर है, उस अगर भाषा शिक्षण करा रहा है तो उसको रिटेन जो अगर वो मटेरियल रखे हुआ है, ठीक है, तो उसके साथ साथ सुनने वाला भी मटेरियल रखें। ठीक, बहुत अच्छी बात है, ये सही है। प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की जरूरतों को पूरा कर पाते हैं, जैसे कि पठन विकारों से जूझते विद्यार्थी, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही लग रहा है हमको, और आर जो है ए से रिलेट भी लग रहा है, आर जो है वो ए से रिलेट भी लग रहा है क्योंकि दोनों में अधिगम की बात की गई है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। तो ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए से रिलेट करता है, तो बोथ एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यही आंसर सही हो जाएगा, है ना। स्टेटमेंट को ही पढ़ना है, कथन और रीजन को, ऑप्शन पहले नहीं पढ़ना है। ई चारों मत पढ़िएगा, ई चारों पढ़िएगा तो दिमाग घूम जाएगा। इसी को पढ़िए और इसी में देखिए कि इसमें जो बोला है कि लिखित सामग्री के साथ श्रवण पुस्तकें ठीक उपलब्ध कराती है, तो बात तो अधिगम की हो रही है। अब प्रस्तुतिकरण, फिर यहाँ भी प्रस्तुति करा रही है, तो दोनों रिलेट भी कर रहा है, दोनों जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव में है, तो यही सही आंसर हो जाएगा ए। एक सिनात्मक
बालक में निम्नलिखित में से कौन सी गुण मौजूद होंगे, है ना। क्रिएटिव चाइल्ड किसको कहा जाता है, जो क्रिएटिविटी माइंड रखे, यानी कि जैसे आप लोग क्रिएटिव चाइल्ड हो। क्रिएटिव चाइल्ड ये हो कि हम पढ़ा रहे हैं तो ऑप्शन को देखते के साथ आप लोग टिक लगा दे रहे हो, कमेंट कर दे रहे हो, तो ये क्रिएटिव चाइल्ड का पहचान है। तो क्रिएटिव चाइल्ड के अंदर क्या क्या होना चाहिए, क्या वो अभिसारी चिंतन करे या अभिसारी चिंतन करे, या एबिलिटी पर अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अमूर्त चिंतन की योग्यता, या नवीन अमूर्त उत्पादन की योग्यता। देखो सबसे पहले एक क्रिएटिव चाइल्ड के अंदर कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वो क्रिएटिव है तो उसके अंदर कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो कन्वर्जेंट थिंकिंग को काटिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम दे दिए लीफ, लिख दिए लीफ। अब कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या होगा कि बच्चा लीफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पर पढ़ेगा कि लीफ मतलब पत्ता होता है, बस। लेकिन एक तरफ और हम लीफ लिख दिए, लीफ, और एक बच्चा जो है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग करता है। अब ये क्या करेगा डाइवर्जेंट थिंकिंग में, कहेगा कि लीफ फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, लीफ में स्टोमाटा होता है, लीफ जो है रेस्पिरेशन में सहायक होता है, लीफ किचन है प्लांट्स का, ये सारा चीज डाइवर्जिंग, यानी कि एक ही लीफ के टॉपिक पर डाइवर्जेंट थिंकिंग करेगा, यानी कि अब सारी चिंतन करेगा, कई तरह से सोचेगा। तो एक सृजनात्मक बालक के अंदर यह गुण होना चाहिए। तो जहां जहां कन्वर्जेंट थिंकिंग है पहले काट दो, तो बी तो टू तो कट गया। अब जहां भी टू होगा उसको काट दीजिए, तो यहाँ टू है इसको काट दीजिए, यहाँ भी टू है काट दीजिए, यहाँ भी टू है काट दीजिए, आंसर हो जाएगा सी, वन थर्ड फोर्थ। मिल गया। ऐसे ट्रिक लगाना है, ऐसे ये नहीं खोजना कि कौन सही है, पहले जो गलत है काट दो। ऑप्शनल ऐसा क्वेश्चन जो है इसी तरह से डील होगा, ठीक है, समझ में आया बात। हाँ, अब हमारे पर रिसोर्स यही है, ये मोबाइल है, ये स्क्रीन रिकॉर्डर है, बाकी आप हैं, हम हैं। बाकी आपको अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा तब पर भी ठीक है, हम क्या कर सकते हैं। रिसोर्स कहाँ से इन्वेस्ट कर दें, लाख 1.5 लाख रुपया लगा दें, सब्सक्राइबर का कोई आता पता नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है, इनर मोटिवेशन का कौन सा एग्जाम्पल है। माता पिता द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन, एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन, शिक्षण की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए अध्ययन, या प्रतियोगिता जीतने के लिए अध्ययन। इसको हम नहीं बताएंगे, इनर मोटिवेशन को बहुत बार बताएं। बताइए, दंड से बचने के लिए अगर अध्ययन हो रहा है तो इनर मोटिवेशन नहीं है, अब प्रतियोगिता जीतने के लिए भी अध्ययन हो रहा है तो इनर मोटिवेशन नहीं है। और शिक्षण की हम आप इसलिए सीटेट का पढ़ रहे हो क्योंकि हम खुश होंगे, ऐसा भी नहीं है। सही आंसर होगा गतिविधि की रुचि के कारण, यानी कि आपका इसमें इंटरेस्ट है कि आपको टीचर बनना है, इसलिए आप सीटेट पढ़ रहे हो, ठीक है। या इस बात में इंटरेस्ट है कि आपको सीटेट पास करके अपनी नौकरी बचाना है, तो नौकरी बचाने का इंटरेस्ट है इसलिए पढ़ रहे हो, तो रुचि के हिसाब से पढ़ना जो है इनर मोटिवेशन कहलाएगा, ठीक है। कौन कौन लोग यूपी से देख रहे हैं, कौन कौन लोग हमारा वीडियो यूपी से देख रहे हैं, कमेंट करो। ये जानकारी किस स्मृति से संगठित होती है, कौन सी जानकारी भाई, ये जानकारी किस स्मृति से संगठित होती है कि, ऑप्शन पढ़ते हैं। सड़क की सवारी करने की प्रक्रिया, हाँ, बाइक की सवारी करने की प्रक्रिया, धूले कपड़ों की को तय करने की प्रक्रिया, 7 वर्ष की उम्र में एक पेड़ पर चढ़ने की प्रक्रिया। अच्छा, ये कौन सा शॉर्ट टर्म मेमोरी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी है, सेंसरी है, या वर्किंग मेमोरी है, बताओ। ये सवाल नया आया है लेकिन अच्छा आया है। किस तरह की मेमोरी से रिलेटेड है, देखिए लॉन्ग टर्म मेमोरी है। लॉन्ग टर्म मेमोरी मतलब कि ये जो सारी बात है ये लॉन्ग टर्म में बच्चा याद रखता है कि बाइक की सवारी कैसे करना, कपड़ों को तय कर, धुले कपड़े को कैसे तह लगाना है, क्योंकि ये जो काम मिलेगा वो थोड़ा थोड़ा रुक रुक के मिलेगा, और उसका पेड़ पर चढ़ने का अनुभव भी बार बार नहीं आएगा, साल में एक आध 2 बार चढ़ेंगे, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी हो गया ये, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी मतलब कि जो कुछ समय के लिए हो, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों को समझने के लिए सही नहीं है, सवाल है निगेटिव, ऑप्शन भी निगेटिव होगा। यह कक्षा में छात्रों के ग्रेड और पदों के निर्धारित करने में मदद करता है, क्या ये है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा निगेटिव, ठीक है, बच्चों की त्रुटियों को समझने में। शिक्षक को छात्रों की अवधारणात्मक समझ में अवगत कराता है, क्या ये होगा, या फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि की समझ सार्थक और क्योंकि यह अधिगम प्रक्रिया का सहज हिस्सा है, ये होगा, बच्चों की सोच में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, क्या ये होगा। देखिए ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन पूछा निगेटिव है, हाँ, तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव जो है वही निगेटिव है,
तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नहीं होगा। सवाल है नेगेटिव में, तो ऑप्शन हो जाएगा बी ए। या कक्षा में छात्रों ग्रेड जहां पस रहेगा वो नेगेटिव एडवर्ड, नेगेटिव टैग वर्ड से, और नहीं का ऑप्शन नेगेटिव। सही आंसर हो जाएगा बी। सही आंसर हो जाएगा ए। किस प्रकार की प्रेरणा, किस प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने आप में आनंददायक व संतोषजनक है। किस प्रकार की प्रेरणा, कौन सा प्रेरणा है जो इंजॉयबल है और सेटिस्फाइंग है। इनर मोटिवेशन होगा, सीधी सी बात। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ट्रेट मोटिवेशन, एक्सटेंसिव मोटिवेशन या स्टेट मोटिवेशन। देखो एक्सटेंसिव मोटिवेशन वही बाहरी, अभी प्रेरणा को ही एक्सटेंसिव बोल दिया, तो ये होगा नहीं। गुण विषयक नहीं होगा क्योंकि आप अपने गुण के हिसाब से कर रहे हो। स्थितिक विषयक भी नहीं होगा क्योंकि आपकी स्थिति ऐसी है इसलिए आप पढ़ रहे हो, नहीं, बल्कि इनर मोटिवेशन सही आंसर होगा, तो ए हो जाएगा। ठीक है, आगे सीटेट के बहुत विख्यात और बार बार पूछे जाने वाला सवाल, भाषा एवं विचार के संदर्भ में लेविगस्की क्या सुझाते हैं। भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है, संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करता है, भाषा संज्ञान में कोई संबंध नहीं, संज्ञान भाषा में स्वतंत्र। देखो पहले कोई संबंध नहीं है ये तो काट दो, और स्वतंत्र भी काट दो। अब आओ, संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करती है, भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये है पियाजे का। ठीक, पहले संज्ञान बाद में भाषा, और पहले भाषा बाद में संज्ञान, ये व्यवस्थित का सही आंसर हो जाएगा ए। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सवाल 23। बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। क्रिएटिविटी अमंग चिल्ड्रन कैन बी फैसिलिटेड हाउ। अन्वेषण को प्रोत्साहित करके, बाय इंकरेजिंग एक्सप्लोरेशन, थ्रो टीचर सेंट्रिक पेडोलॉजी, और टीचर सेंट्रिक तो होना ही नहीं चाहिए, चाइल्ड सेंट्रिक होना चाहिए। अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र द्वारा, लगातार अभ्यास और दोहराव कर, या फिर केवल अनुकरण करके। इसको भी नहीं कर पाया तो क्या किया, चलो हम बताते हैं। केवल तो काट दो, अनुकरण करना है लेकिन केवल अनुकरण नहीं। लगातार अभ्यास, ड्रिल, हम हमेशा से पता है कि सीटेट में नेगेटिव टैग वर्ड है तो ड्रिल नहीं करना है। और अध्यापक केंद्रित शिक्षा नहीं होता, बाल केंद्रित शिक्षा होता, तो ये भी गलत हो गया। बी सी डी गलत, ए सही आंसर है ना। अन्वेषण को प्रोत्साहित करके यानी इंक्रीजिंग एक्सप्लोरेशन, किसी भी बच्चा को किसी भी चीज को बच्चा एक्सप्लोर करे, जैसे सर्किल है तो सर्किल को बच्चा एक्सप्लोर करे कि रोटी भी इसी डिजाइन की होती है, सिक्का भी इसी डिजाइन का होता है, और ऐना भी इसी डिजाइन का होता है दादा का, इस तरह का एक्सप्लोर करेगा तो वह बच्चा क्रिएटिव होगा, तो सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को बढ़ावा देता है, यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग विल रिजल्ट इन फैसिलिटेशन ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग। मीनिंगफुल लर्निंग को कौन प्रमोट करता है बताइए। कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देना, एक समस्या पर विविध तरीके से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, रट्टा मारकर सीखने को प्रोत्साहित करना, या फिर शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखे गए उत्तर को नकल करना। देखो भाई सवाल जो बोला है उसको पढ़ो, सार्थक अधिगम है ना। सार्थक अधिगम को क्या बोला है कि मीनिंगफुल लर्निंग, तो मीनिंगफुल लर्निंग कब होगा, अर्थपूर्ण अधिगम कब होगा, कब। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कॉपी करना, कॉपी करने से अर्थपूर्ण अधिगम थोड़ी होगा, रट्टा मारने से थोड़ी होगा। समस्या पर विविध तरीके से विचार करना ये हो सकता है, और संदर्भ रहित नहीं, संदर्भ सहित, तो सही गलत हो गया। सवाल पॉजिटिव है इसलिए आंसर भी पॉजिटिव, बी आंसर इज राइट आंसर। नए व्यूवर्स हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, और कौन कौन लोग यूपी से देख रहे हैं कमेंट करो। अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं, उनमें खाली जगह की भावना उत्पन्न होगी। शेम, एंगर, प्राइड या एंजाइटी। देखो सवाल को पढ़ो। स्टूडेंट्स आर लाइकली टू एक्सपीरियंस द इमोशन ऑफ वेन द एट्रीब्यूट इंटरनल फैक्टर्स एक्सप्लेन दियर सक्सेस एट अ टास्क। सवाल ये है, अगर बच्चा इंटरनल फैक्टर की वजह से, यानी कि अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक, इनर, हाँ यहाँ पर गलत दिया हुआ है, यहाँ आंतरिक दिया हुआ है तो यहाँ पर इनर होना चाहिए, हाँ तो ये गलत प्रिंट है। अगर आंतरिक कारणों पर आरोपित करता है यानी कि इनर मोटिवेशन के तौर पर अगर देख रहा है, आरोपित कर रहा है, इनर मोटिवेशन की वजह से बच्चा कोई काम कर रहा है, इनर मोटिवेशन की वजह से बच्चा सीटेट पास करना चाहता है, तो बच्चे के अंदर क्या बढ़ेगा, बच्चे के अंदर शेम बढ़ेगा नहीं, गुस्सा बढ़ेगा नहीं, एंजाइटी बढ़ेगी नहीं, प्राइड बढ़ेगा, गर्व बढ़ेगा। सीटेट जब पास कर जाएगा तो बच्चा गर्व अपने आप पर महसूस करेगा कि हमने सीटेट पास किया, अब मेन एग्जाम की तैयारी करेंगे। समझ रहे बात। और इतना करने के बाद आप लोग हमको एंजाइटी दे देते हो, क्योंकि बोल के, बक के, समझा के, सब करने के बाद शेयर कम होता है और व्यू भी कम आता है। और यूट्यूब क्या है कि यूट्यूब जितना ज्यादा रिसोर्सेस बनाएंगे, यानी कि डिजिटल बोर्ड पर अगर हम पढ़ाते हैं और
30 क्वेश्चन में अगर हम 1.5 घंटा लगा देते तो यूट्यूब इसको प्रमोट करता। लेकिन आप लोग भी छोड़ देते हो। शेयर कर दो जितना हो सके, लाइक कर दो, और स्टेट का नाम लिखो कहाँ कहाँ से देख रहे हो। शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनशील शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनशील उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए। बहुसंवेदनशील उपागम क्या होता है बताओ तो, है ना। अ प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन यूज ऑफ मल्टी सेंसरी अप्रोच, यानी कि ऐसा अप्रोच जिसमें बच्चे का कई तरह का सेंस डेवलप हो। तो इसको कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है मल्टी सेंसरी अप्रोच को? वह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। हाँ, मल्टी सेंसरी अप्रोच, या यह कुछ बच्चों की शिक्षा से वर्जित करने के मौके हैं, या यह अध्यापक को निर्देशित अवधि का काफी समय बचाता है, या बच्चों के आज्ञा परायणता पैदा करता है। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। अधिक प्रभावशाली बनाता है, सही आंसर ए। नेक्स्ट, एक निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विद्यार्थी को उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। एक शिक्षक निम्नलिखित में से किस के विकास को सुगम बना रहा है? संज्ञानात्मक क्षमता के पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है एक टीचर। तो बताओ टीचर क्या कर रहा है? घोषणात्मक ज्ञान दे रहा है, प्रतिक्रियात्मक ज्ञान दे रहा है, अधिक संज्ञा कर रहा है, या रट कर याद कर रखना है? बताइए, विकास का सुगम बना रहा है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित के किस के विकास को सुगम बना रहा है? किसके विकास को बताइए? 27 का आंसर बताइए। मेटाकॉग्निशन, अधिसंज्ञानात्मक विकास को सुगम बना रहा है। ठीक है, मेटाकॉग्निशन क्या होता है? सोच के बारे में सोचना। ये आपका सोच है, और फिर इस सोच के बारे में भी आप क्या कर रहे हो? सोच रहे हो, तो मेटाकॉग्निशन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सीटेट पास आपको करना है, ठीक, मेटाकॉग्निशन समझ लो, सीटेट पास करना है। अब सीटेट पास करना आपका क्या है? सीटेट पास करना आपका सोच है, और इसके बारे में भी आप अगर सोच रहे हो तो ये मेटाकॉग्निशन कहलाएगा। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 विषय में से किस पर बल देता है? किस महत्व पर बल देता है? एनसीएफ जो लोग नहीं पढ़े हैं, कंटेंट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर के एनसीएफ पढ़ लेंगे। एनसीएफ किस पर बल देता है? देखिए, सक्रिय सुझाव और बातचीत इस पर बल देता है, सही बात है। केवल वेगन और अभ्यास पर नहीं। सामग्री को रट कर याद करना, उत्तेजना प्रतिक्रिया से नहीं, रट कर भी गलत, उत्तेजना प्रतिक्रिया। एनसीएफ हमेशा हमेशा बातचीत करने पर बल देता है, सही आंसर हो जाएगा ए। एनसीएफ से रिलेटेड सवाल अगर नहीं लग रहा है तो समझो कि सीटेट का तैयारी करना आपको छोड़ देना चाहिए। एनसीएफ सबसे आसान, एनईपी सबसे आसान। किसी समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थी की मदद करने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? असंगत जानकारी को चिन्हांकित करके विद्यार्थी को भ्रमित कर दे। एक टीचर का यह काम है कि विद्यार्थी को भ्रमित कर दे, भ्रमित नहीं बल्कि क्लियरेशन होना चाहिए। भ्रमित जो है निगेटिव टैगवर्ड्स है, ठीक है। विद्यार्थी को सीधे उत्तर बताए और उन्हें उसे नकल तो करवाना ही नहीं है क्योंकि आप टीचर हैं। चलिए, अब सी और डी, ऐसे संकेत दे जो प्रासंगिक स्कीमा संरचना को सक्रिय करे या जानकारी को वियोजित खंडों में विभाजित करे। स्प्लिट द इंफॉर्मेशन टू डिसकनेक्टेड चंक्स। सी और डी में कमेंट कर दो, दे दिए टाइम, करो। स्टेट का नाम भी लिखना कहां से। देखो, डिसकनेक्टेड नहीं करना बल्कि कनेक्टेड करना, सही आंसर हो जाएगा सी। हम जो बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं कि अगर सीटेट की तैयारी करना है तो एक एक ऑप्शन का एनालाइज होना चाहिए, एक एक ऑप्शन का, कौन ऑप्शन कैसे आ जाए, है ना, तो एनालाइज हम कर रहे हैं। लास्ट एंड लिस्ट, समावेशी शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सहायक है? इंक्लूसिव क्लासरूम सीटेट की गर्लफ्रेंड, सीटेट की जीएफ, ठीक। विद्यार्थी के बीच प्रतिस्पर्धा को भावना को बढ़ावा देना है। अनम्य पाठ्यक्रम और अनम्य स्कूल कैलेंडर, यानी कि इनफ्लेक्सिबल करिकुलम एंड रिजिड स्कूल कैलेंडर। रिजिड भी निगेटिव टैगवर्ड से, ठीक है, और प्रतिस्पर्धा भी निगेटिव टैगवर्ड से, तो गलत हो गया दोनों। विद्यार्थी की आवश्यकताओं के अनुसार उचित व्यवस्था, यह हो सकता है। सख्त सख्त भी निगेटिव टैगवर्ड से, सही आंसर हो जाएगा सी। बताओ, हम सिर्फ ऑप्शन, अगर हमको कोई क्वेश्चन भी नहीं देगा ना तो ओनली ऑप्शन लगा देख करके टिक लगा देंगे, तो आपका सीडीपी तो सीटेट के एग्जाम में जो लोग मेरा क्लास लिया हुआ है, क्लास देख रहा है, उसके हिसाब से जो हमारे कंटिन्यू व्यूवर्स हैं उनका सीडीपी तो पूरे सीटेट के एग्जाम में 7 से 8 मिनट में हो जाना चाहिए। सीडीपी बहुत है तो 10 से 12 मिनट में पूरी 30 नंबर की सीडीपी हो जानी चाहिए, क्योंकि सीडीपी में कम से कम 30 से 40% ऐसा सवाल जरूर आएगा जिसका खाली ऑप्शन देखोगे, कट करोगे 3 निगेटिव 1 पॉजिटिव, फिर कट करोगे, फिर देखोगे 3 निगेटिव 3 निगेटिव 3 निगेटिव 3 निगेटिव 1 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव 1 निगेटिव, सही आंसर हो जाएगा 1। ऐसे करके लगा दोगे सिर्फ ऑप्शन देख करके, ठीक।
तो इस तरह के ट्रिक के लिए जो फ्रेंड सर्किल में आप लोग के हैं उनको शेयर करो, जिनका अभी तक सीटेट एक आध दो नंबर से रह गया है। और एक एक व्यूवर्स, जो लोग भी नए व्यूवर्स हैं, लाइक जरूर करो और सब्सक्राइब जरूर करो, बहुत मेहनत लगता है। और हाँ, एनसीईआरटी का कंटेंट का पीडीएफ बन रहा है, खाटी एनसीईआरटी आएगा, खाटी एनसीईआरटी। जो बुक केवी का होता है ना, केवीएस का, उस बुक को हम पढ़ाएंगे, केवीएस केंद्रीय विद्यालय के बुक को 3, 4, 5 को लेंगे और उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक को निकाल निकाल के पढ़ाएंगे। बस वेट एंड वॉच और सपोर्ट, ठीक है। और बीच बीच में वीडियो अगर नहीं आता है तो ऐसा ना किया करो कि अगर कुछ नया, मान लिया कि अभी चक्रव्यूह बैच चल रहा है और नया टॉपिक पढ़ा दिए, बस उसको आप लोग व्यू ही नहीं कर रहे हो। लर्निंग डिसेबिलिटी देखना चाहिए था, उसमें हर बार सवाल आता है उससे। तो लर्निंग डिसेबिलिटी का भी वीडियो बना हुआ, अब जाकर के देखो, ठीक है। सब्सक्राइब।